नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में देखो, ये डेरिवेशन आपका आधा हुआ था, केवल यही डेरिवेशन हो पाया था, डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू मासेस इन टू डायमेंशंस। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये डेरिवेशन करा दिया था और इसके बाद जो साथ में क्वेश्चन ऐड करके दिया है, ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था। तो आइए आज इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सो दैट आपको सिद्ध करना है इन द सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रखा है आपको, सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रखा है, यानी निर्देश तंत्र कौन सा है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है। आगे कहा तो सेंटर ऑफ मास का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमने उसे एस डैश माना था, है ना, एस डैश। तो मैंने बताया था आपको, और जो नॉर्मल वाला फ्रेम रेफरेंस था उसे आपने एस माना था। तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी एस डैश जो है, उसमें जो मैग्नीट्यूड्स हैं वेलोसिटीज़ के, पार्टिकल की वेलोसिटीज़ के, वो रिमेन अनअल्टर्ड यानी अनचेंज्ड रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, जो वेगों के परिमाण हैं। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन तो है ही आपका। तो वेगों के परिमाण यानी वेलोसिटीज़ के मैग्नीट्यूड कैसे रहने चाहिए, अनचेंज्ड रहने चाहिए, यानी वही रहने चाहिए। तो एक बात देखो, और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस डैश में। तो इसका मतलब है एस डैश तो ये है, ये वाला मैंने रफ नहीं, नीचे वाला रफ किया था। तो पहले U1 डैश था बिफोर द कोलिजन, जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, U1 डैश, और सेकंड पार्टिकल की U2 डैश। लेकिन उसके बाद बदल जाएगी ये आफ्टर द कोलिजन, U1 डैश V1 डैश हो जाएगा और U2 डैश V2 डैश हो जाएगा। तो उसने कहा ये बदलते नहीं है, सेम रहते हैं कोलिजन के बाद भी। तो U1 डैश V1 डैश के बराबर आना चाहिए और U2 डैश V2 डैश के बराबर आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये जो लाइन लिखी है ना, सो दैट के बाद, इसका अर्थ ये है कि ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी के और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कह रहा है, इसी कारण डैश लगा है। ठीक है, तो U1 जो है, U1 डैश V1 डैश के बराबर है, यानी एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन सेम रहती है, ये बात सिद्ध करनी है। इसी प्रकार सेकंड बॉडी की वेलोसिटी और मतलब सेकंड बॉडी की बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी और आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी कैसी होती है, सेम होती है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आओ। तो देखो वहाँ तक तो मैंने करवा ही दिया था। ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस, ऑन सॉल्विंग दीज अबव इक्वेशंस, 3 इक्वेशन थी ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उन तीनों को सॉल्व करके आप वो θ1 θ2 V1 V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ तक ये आपका, यहाँ तक का क्वेश्चन हो चुका था। ठीक है, और साथ में जो क्वेश्चन देखा आप उसे करते हैं। तो मैंने उसके लिए एक प्रोसेस शायद आपको करा दिया था, नहीं कराया हो तो मुझे याद नहीं है अब, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो आपको ये प्रूफ करने के क्रम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। देखो आप देख सकते हैं, 2 पार्टिकल हैं, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पर है। तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उनके कहीं बीच में होगा सेंटर ऑफ मास। तो आप एस डैश के लिए करना है, वैसे तो हमें ये जो प्रूफ करना है, लेकिन जो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी निकाल दो सेंटर ऑफ मास की, इसकी सहायता से, है ना, एस फ्रेम की सहायता से। तो मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन फ्रेम एस। ठीक है, एस फ्रेम में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। तो आप जानते हो वेलोसिटी का फॉर्मूला VCM क्या होता है, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला तो कराया था ना इसी यूनिट में। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, VCM इज इक्वल्स टू M1 वेक्टर V1, या वेक्टर रहने दो, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे तो था, 2 पार्टिकल के लिए करते हैं तो, और nth के लिए करते हैं तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस अप टू Mn Vn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस अप टू Mn, ऐसे तो करते हैं। चलो पिछला पढ़ लिया करो, तब आगे का बहुत अच्छा समझ में आता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को VCM से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ बार बार लिखना पड़ेगा, तो VC लिख दो, है ना, तो क्योंकि VCM लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो VC बराबर, अब देखो बिफोर द कोलिजन वाला जो है केस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में, उसकी हेल्प से वेलोसिटी निकाल लो सेंटर ऑफ मास की। तो देखो M1 U1 प्लस M2 U2, और U2 कितना है, 0 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, क्योंकि बॉडी कितनी है, 2 है, ये तो 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आई, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये इक्वेशन 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 इक्वेशन पहले ही हो चुकी हैं इस डेरिवेशन में।
अब आप मुझे एक बात जरा देख करके बताएं, हमें प्रूफ तो वो करना है, आइए तो उस ओर चलते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ से कर देता हूँ मैं ना, ध्यान देना, इसे प्रूफ करने के क्रम में आपको मोमेंटम निकालना पड़ेगा फर्स्ट बॉडी का, है ना। और अब किस में बात करें, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में बात करेंगे केवल। क्यों? क्योंकि ये जो प्रूफ करना है ये केवल कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रूफ करना है, एस डैश में। क्योंकि कहा इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम रेफरेंस फ्रेम, तो सेंटर ऑफ मास वाला जो रेफरेंस फ्रेम है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे एस डैश माना है। तो एस डैश में मोमेंटम निकालो फर्स्ट बॉडी का बिफोर द कोलिजन, कितना है m1 वेक्टर, वो m1 u1 डैश हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट बॉडी का है और बिफोर द कोलिजन है तो u1 डैश, ठीक है। लेकिन मोमेंटम निकालने से पहले u1 डैश की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो एक काम करेंगे पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, है ना। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा तो दिया है कि क्वेश्चन का अर्थ ये है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी चलो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले u1 डैश की वैल्यू निकाल लें और फिर इसी प्रकार u2 डैश की वैल्यू निकाल लें, v1 डैश की वैल्यू निकाल लें, v2 डैश की वैल्यू निकाल लें, फिर क्योंकि उनकी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। चलो तो आप एक बात बताओ मुझे, है ना, आप तो बता नहीं सकते, मैं ही बताता हूँ। चलो देखो ध्यान दो, बीएससी थर्ड ईयर का इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप बस उसे फिलहाल याद रखेंगे और उसे कहते हैं गैलीलियन। नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो आपको, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, ये है फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए, है ना। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, दिख रहा है आपको उधर का। चलो तो देखो वेलोसिटी के लिए क्या होती है, ध्यान दे रहा हूँ, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस तब लगती है जब वेलोसिटी कैसी हो, रिलेटिव हो। तो यहाँ पे देखो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी थी फर्स्ट पार्टिकल की u1 और दूसरे में u1 डैश, तो दोनों में कुछ तो अंतर रहा होगा। तो u1 डैश जो होता है ना, u1 माइनस vc होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और ये कैसे होता है वो तो आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार u2 डैश बताएं, बस फिलहाल याद रखनी है ये चीज़ें, है ना। क्या हो जाएगा, u2 माइनस vc, ठीक है। u1 डैश हो गया और u2 डैश हो गया। इसी प्रकार मुझे बता दो v1 डैश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v2 वो v1 है। देखो इसी प्रकार देखो ना, यहाँ u1 डैश था तो यहाँ u1 आया, यहाँ v1 डैश है तो यहाँ v1 आएगा, और सब में से घट तो माइनस तो vc ही हो रहा है। इसी प्रकार बताओ v2 डैश क्या आएगा, v2 माइनस vc, ठीक है जी। तो आप u और v में तो अंतर समझ रहे हैं। देखो मैं u ऐसे बनाता हूँ और v ऐसे, तो आप समझ ले रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होना। आपकी कोई भी चिंता हो जाती है ना तो मेरे लिए चिंता बन जाती है, ठीक है। इसलिए आप जो भी बात रहा करें बिल्कुल बता दिया करें अच्छे से। सुनो तो u1 डैश निकल गया, u2 डैश निकल गया, v1 डैश निकल गया, v2 डैश निकल गया, ये आपको याद रखने हैं। और ये क्या है, ये वेलोसिटीज़ हैं, ये बिफोर द कोलिजन है दोनों बॉडीज़ की, और ये आफ्टर द कोलिजन है। और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस डैश में। तो इससे पहले आप लिख लेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी या ऑफ द बॉडीज, दो बॉडी है तो द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, ठीक है। और लिखना चाहो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, ये हो जाएंगी वेलोसिटी। और इन वेलोसिटी का यूज करना है आपको मैं यहाँ पर। मैंने कहा आप u1 डैश जो पहली वेलोसिटी है पहले पार्टिकल की, उसके साथ मास की प्रोडक्ट, इसके मास की प्रोडक्ट कर देंगे तो मोमेंटम बन जाएगा किसका, फर्स्ट बॉडी का। तो m1 u1 डैश निकालो, यहाँ से हमें ये प्रूफ करना है ना। तो देखो कैसे होगा, m1 u1 डैश निकाला, यानी s डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें u1 डैश क्या है, वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की, दोनों की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मोमेंटम निकल रहा है फर्स्ट बॉडी का s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो m1 u1 डैश, तो देखो u1 डैश की वैल्यू रख लो यहाँ से, क्या है u1 माइनस vc, ठीक है जी।
अब आप एक बताएं, यू माइनस वी सी, और वी सी की तो वैल्यू आपने निकाल रखी है, देखो ये रही, इसलिए तो निकाली थी वी सी की वैल्यू, और ये यू वन की टर्म में है। तो देखो एम वन यू वन माइनस वी सी का मान है एम वन, और अपोन में क्या आएगा यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, वी सी की वैल्यू रखी है, बस कहाँ से रखी है, फ्रॉम इक्वेशन 4, साइड में लिख सकते हो फ्रॉम 4। ठीक है, साथ साथ नोट करते चला करो आप रफली ज़रूर, क्योंकि समझ में आपको तभी आएगा। यदि आप खाली बैठ के ऐसे लेक्चर देखोगे ना, तो समझ में आने के जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन देखो, क्योंकि कारण भी तो है एक, कारण क्या है, देखो इस वैज्ञानिक कारण को सुनना, ये कारण वैज्ञानिक ये है क्योंकि देखो या तो बोर्ड बहुत बड़ा हो, फिर है ना, तो फिर काम हो जाता है। लेकिन क्या है, डेरिवेशन बड़ा है, बोर्ड छोटा है, तो इस स्थिति में पता है क्या होता है, मुझे रफ करना पड़ता है। अब चीज़ें मुझे वो भी यूज करनी है जो मैंने रफ कर दी है, अब मुझे तो याद रहती है क्योंकि मुझे तो है ना बार बार प्रैक्टिस हो रही है कर करके, लेकिन आपके लिए कठिन हो जाएगी ये बात, है ना। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ वो रफ हो चुकी है बोर्ड पे से, जैसे दोनों डायग्राम बोर्ड पे से रफ हो गए हैं, लेकिन मुझे तो पता है, लेकिन आपके लिए अब वो बोर्ड पे नहीं है, तो आपको समझना कठिन हो जाएगा यदि आप नोट करते नहीं चल रहे हैं साथ साथ। इसलिए रफली नोट्स जरूर बनाया करो, भले ही आप फेयर नोट्स पीडीएफ से बनाएं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ जब भी आप वीडियो लेक्चर को अटेंड करें तभी आप क्या करें, रफली नोट्स बनाते चलो। और जब फेयर नोट्स बनाया करो तो पीडीएफ और जो रफली नोट्स वीडियो क्लास के दौरान आपने बनाए हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने फेयर नोट्स बनाया करो। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता है भाई, व्यक्ति चाहे एक हो लेकिन मस्तिष्क मन जो है हर समय अलग अलग रहता है, कभी बड़ा क्रियाशील रहता है और कभी निष्क्रिय हो जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर में अलग मिल सकती हैं, मेरे द्वारा ही, है ना, व्यक्ति मैं अकेला ही हूँ, लेकिन मेरे द्वारा नोट्स लिखे जाएं उसमें कुछ अलग हो सकता है, क्या पता, है ना। कभी यहाँ कुछ छूट सकता है, कभी वहाँ कुछ छूट सकता है, कभी यहाँ कुछ अलग मिल सकता है, कभी वहाँ कुछ अलग मिल सकता है। लेकिन दोनों के यदि आप कॉम्बिनेशन से अपने नोट्स बनाएंगे, और साथ में जो आपके पास बुक है ये मैकेनिक्स वाली, उस बुक से भी आप हेल्प लिया करो कुछ, है ना, उसे भी पढ़ के देखा करो नोट्स बनाने से पहले। तो इस तरीके से आप यदि नोट्स बनाने में ही आप पूरा अपना एफर्ट लगाओगे ना, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे बताता हूँ, जब मैं बीएससी में था तो क्या होता था मेरे साथ, मैं नोट्स बनाने पे ज़्यादा ध्यान देता था, याद करने पे कम देता था, मैंने लर्न करने पे कम ध्यान देता था। तो मैं नोट्स बनाता रहता था। मान लो जैसे मुझे टीचर ने पढ़ाया तो मैं टीचर के नोट्स तो हैं ही मैंने जो बनाए अपने, है ना, लेकिन मैं देखता था मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता था। मैं देखता था यार कुछ कमी है ना। मैं टीचर पे, है ना, उनके योग्यता पे कोई संदेह ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं बेस्ट से बेस्ट करूं अपना, है ना। तो इसी कारण मैं क्या करता था, जो मेरे टीचर थे उनके नोट्स और साथ में जो बुक है, जो भी बुक है ना आपके पास हो, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और साथ में किसी और टीचर के भी नोट्स मिल जाए, तो 2-3 चीज़ें मैं रख लेता था सामने, और फिर सब में जो मुझे बेस्ट लगता था उन सब का कॉम्बिनेशन से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो वो बेस्ट नोट्स बन करके तैयार होते हैं इस प्रकार से, जो यदि आप बनाते हैं नोट्स। और एक सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण इसमें एक निकल के आता है कि जब हम नोट्स बनाते हैं अपने आप इस तरीके से एफर्ट कर लगा के, है ना, भाई पीडीएफ में सिर्फ नोट कर लेना, इसमें आपका क्या पुरुषार्थ है ना। आपने तो कोई मेहनत नहीं की, आपने नोट कर लिया बस, तो उससे आपको मिलेगा नहीं कुछ भी सीखने को, है ना। ये मेरा आग्रह है आप लोगों से, और जो चीज़ मुझे लाभ दिलाया जिस चीज़ ने, वही चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक बात सुनो ध्यान से, यदि आप नोट्स बनाते रहोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके लगभग 70 to 80% लर्न हो चुका है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बीएससी सेकेंड ईयर में एक बुक होती है ऑप्टिक्स की, मैंने एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, मैंने पूरे साल वो किताब नहीं पढ़ी, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मैंने वो बुक के नोट्स बनाने शुरू कर दिए। पतली सी बुक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो नोट्स बनाने शुरू करे, और एक बुक से बिना किसी हेल्प के मैंने बुक से पढ़ के अपनी लैंग्वेज लिखना, सेकेंड ईयर तक अभ्यास हो जाता है। और मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, है ना, स्टूडेंट रहा। आप में से कई तो इंग्लिश मीडियम से हो सकते हैं, जो अभी तक भी पढ़ते आ रहे होंगे इंग्लिश मीडियम से ही, तो आपके लिए और भी सरल है। और उस टाइम यूट्यूब वगैरह पे हम जैसे स्टूडेंट्स को या किसी को भी पता नहीं होता था, ये 2015 की बात है ना, तो उस टाइम पता नहीं होता था कि यूट्यूब से पढ़ाई भी हो सकती है, हमें पता नहीं था सच में।
2017 में जाके पता चला कि यूट्यूब से पढ़ाई हो सकती है। आज तो क्रांति का दौर है, विज्ञान का दौर है। आज तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा, है ना, अलग दुनिया है, बहुत ज़्यादा, बहुत सरलताएँ आ गई हैं आपके लिए। अब आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं, है ना। किसी को बाइंडर नहीं देता कोई, तो यदि आपके साथ के कोई स्टूडेंट बाइंडर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उस टाइम व्हाट्सएप भी नहीं था, आपको जान करके आश्चर्य होगा। अभी ज़्यादा क्रेज अभी चला है इन सब चीज़ों का, ना। उस टाइम बस फेसबुक हुआ करती थी, है ना। चलो, तो मैं एक बात कह रहा था कि इन चीज़ों से आपको बहुत सीखने को मिलेगा यदि आप नोट्स बनाओगे ना। मैं बता रहा था कि ऑप्टिक्स के नोट्स मैंने 15 दिन पहले एग्जाम से बनाए और मुश्किल से 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हो पाए नोट्स बना के। तो मैंने 10-10, 12-12 घंटे नोट्स बनाए। मुझे नोट्स बनाने में ही बहुत टाइम लगता था, है ना। तो मैं सोचता था यार मैं नोट्स बनाने में रह जाता हूँ, मैं याद कैसे करूँगा, कब याद करूँगा। लेकिन मैंने नोट्स बनाए और एक दिन एग्ज़ाम का रह गया था बस, है ना। तो मैंने बस उस दिन सारे दिन उन नोट्स को रिवाइज़ किया और मैंने देखो ऑप्टिक्स का पेपर दिया और ऑप्टिक्स में मेरे 50 में से 46 नंबर आए, है ना। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, 46 मार्क्स आए, है ना। तो कारण क्या रहा, मैंने कहा यार मैंने तो तैयारी भी नहीं की, मैंने तो नोट्स ही नोट्स बनाए। तो चीज़ें जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से आपको पता तक नहीं चलता, आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। नोट्स बनाने का ये लाभ होता है। तो जो स्टूडेंट अपने नोट्स खुद बनाता है, मेहनत करता है, चीज़ों को ढूंढता है, तो उसे इस प्रयास में ही इतना कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत कुछ। और आपको ऐसा लगता भी नहीं है कि आप लर्न कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता भी नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि हम तो नोट्स बना रहे हैं, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही, पढ़ाई तो चल ही नहीं रही, नोट्स बनाने में सारा टाइम निकल जाता है। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको लगेगा बाद में अरे ये तो सब आता है, मुझे लर्न करने की जरूरत है, ये तो नोट्स बनाने के चक्कर में ही मैंने इतना कुछ सीख लिया है, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो पढ़ाई सबसे बेस्ट होती है, इस बात को आप मानेंगे, ठीक है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखा, इस बात को मानना और फिर बताना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता मिलेगी, परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी आएगी और साथ में आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा कि वाकई में कितनी अच्छे से तैयारी हो गई, पता ही नहीं चला, ठीक है। इस बात को मानना। आओ टॉपिक पे। तो देखो मैं क्या कह रहा था, यहाँ से आपने VC की वैल्यू रखी इक्वेशन 4 से। तो हाँ मैं ये एक बात कह रहा था कि यहाँ तो देखो चीज़ें रफ हो जाती हैं, जैसे डायग्राम अब रफ हो गया है ना, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जो पूरी बात का सार था वो यही था, आप बिल्कुल ऐसे लेट करके, है ना, या बिल्कुल आराम से बैठ करके, है ना, इस तरीके से लेक्चर अटेंड ना किया करें। ये जब भी आप लेक्चर अटेंड करें तो रफ पेपर पर या रफ बाइंडर पर आप नोट करते चला करें, रफली नोट बनाया करो, है ना, नोट्स। और फिर बाद में PDF और अपने रफली नोट्स और बुक के कॉम्बिनेशन से अपने रियल नोट्स बनाया करो, ठीक है। और नोट्स बना के यदि आपको लगे कि आप अच्छे नोट्स बना रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप भी किया करो, आप अच्छा लगेगा मुझे, है ना। तो व्हाट्सएप नंबर तो आप सभी के पास होगा, नहीं होगा तो लिख लो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे नोट्स भेजा करो, है ना। तो पता लगता है कि कौन कौन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तभी तो पता लगता है कि पढ़ाने का कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, है ना, या वैसे लगे पढ़े हम। लेकिन आपका लाभ होगा तो तभी तो प्रसन्नता हमें मिलेगी। अरे आपको बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, ठीक है। चलो मैं भावुक हो जाता हूँ छोड़ो, ध्यान दो, बड़ा स्नेह है ना, इसलिए भावुकता चरम पे पहुँच जाती है। देखो यहाँ तक देखो, अब LCM ले लो आप वहाँ से, या M कॉमन आ रहा है उधर से U1, देखो क्या हो जाएगा, M1 तो पहले है ही बाहर, M1 तो बाहर है ही, U1 बाहर कॉमन ले लो और ये आ जाएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2। देखो क्या आएगा, M1 U1 डायरेक्ट कर दो। और देखो अब BSc में आ गए हो, आप एक चीज़ का और अभ्यास करें, कैलकुलेशन को डायरेक्ट करना सीखें, है ना। तो इसे माइंड में सोचो, M1 प्लस M2 इधर पहुंच गया, M1 से M1 कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस का क्या आएगा, M2 और अपॉन में एक मिनट रुकिए जरा, कितना आया, ठीक है, माइनस बस शुरुआत में लिख लो आप देखो ये आ जाएगा M1 U1 डैश बराबर कितना आएगा तो बताओ, माइनस के M1 M2 और अपोन में M1 प्लस M2, ठीक है जी। और इनटू में क्या आएगा, U1। बात समझ में आई। इसे आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है।
तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी 4 तो ये थी, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये समझ में आया। इसी प्रकार आप देखो यहाँ से पता ये सिद्ध हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से आपने जैसे ये निकाला ना, ये m1 u1 डैश, इसी प्रकार आप निकालेंगे m2 u2 डैश। तो मैं अभी इधर से रफ कर रहा हूँ, तो इसलिए तो कहता हूँ चीज़ें रफ करनी पड़ती हैं, और लेकिन हमें ज़रूरत तो बार बार पढ़नी है, तो इसलिए आप है ना चीज़ें लिंक हो, डेरिवेशन एक साथ लिंक जुड़े आपका, तो उसके लिए आप साथ साथ नोट करते चला करो, है ना। अरे बहुत आराम का काम है, आपने 3 उंगली या स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, किसी अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरीक़ों से लिया जाता है, तो वो तो बहुत आराम का काम है स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन लिखा करो। यदि आप तब करोगे तभी तो देखो कुछ मिलेगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ना लिया करो, आप नोट किया करो। चलो क्योंकि स्क्रीनशॉट देखो आप लेक्चर भी ले रहे हैं आगे, स्क्रीनशॉट तो अलग से हो गया गैलरी में, तो वो लिंक कहाँ से कराएगा, इसलिए लिखते रहा करो, लिखते चला करो, है ना। इसी प्रकार क्या निकालेंगे m2 u2 डैश। देखो m2 u2 डैश क्या है, m2 u2 डैश, u2 डैश कहाँ है, ये रहा u2 माइनस vc, और m2 u2 माइनस vc की वैल्यू रखो। देखो अभी मैंने रफ कर दी, लेकिन आपको पता है vc की वैल्यू m1 u1, ठीक है, और m1 प्लस m2, ये vc की वैल्यू है। तो देखो मैंने रफ कर दी है। ये समस्याएं आती है डेरिवेशन कराते हुए, लेकिन आप लिंक करते चलोगे तो आप अपने बाइंडर में एकदम देखोगे कि vc की वैल्यू ये रही इक्वेशन नंबर 4 में। तो vc की वैल्यू रखी, कहाँ से रखी, फ्रॉम 4। देखो अब क्या इसी प्रकार से करना है, यहाँ पे u2 आ रहा है, लेकिन vc इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे u1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, m2 बाहर रहने दो, देखो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा m1 u2, ठीक है भाई, m1 u2 और प्लस m2 u2, और माइनस में क्या आया m1 u1, ठीक है जी, और अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो एक काम कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो सकता है शायद कुछ, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर मैं चलता हूँ आगे, ठीक है जी। चलो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, आपको केवल इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, ऊपर का है ना सारा, केवल इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। हाँ इसकी कैलकुलेशन करो। देखो कैलकुलेशन में m2 की मल्टीप्लाई करें तो कुछ कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये बिल्कुल देखो इसके जैसा आना चाहिए। हाँ एक बात सुनो, आपको पता भी तो है u2 कितना है, 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे डायग्राम बना था देखो, तो आप देखो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u2 कितना है, 0। तो ये बातें आपकी लिंक तभी होंगी जब आप नोट करते चलोगे। तो u2 कितना है, 0, u2 रखो और कैलकुलेट करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है, इतना मैं रफ कर देता हूँ, मतलब है ना, आप इतनी करके करो जल्दी। u2 बताओ, मतलब आप बता नहीं सकते अभी, है ना, जल्दी ही लाइव क्लास चला करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आप अपने आप को उत्तर दें कि u2 मतलब ये जो है आपका m2 u2 डैश कितना आ रहा है, करके बैठो जल्दी, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, यहाँ u2 0 रख दो, तो मुझे लग रहा है फिर तो एलसीएम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना भाई, u2 0 रखना है तो यहाँ क्या, फिर तो यहीं रख लें, है ना, यहीं रख लो। तो u2 0 है, क्लियर है ना। वो जो पहला डायग्राम था उसमें देखो बिफोर द कोलिजन u2 0 है s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और u2 जो वेलोसिटी है वो s में है ना, u2 डैश किस में है, s डैश में। डायग्राम से समझ में आएगा सब कुछ। तो देखो u2 कितना हुआ है, 0 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है जी। कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है, दिख रहा है आपको। चलो कैलकुलेट देखो, बस मल्टीप्लाई तो हो जाएगी। तो m2 u2 डैश आपको कितना आया, माइनस के m1 m2 और अपॉन m1 प्लस m2,
और इनटू में क्या है u1। ठीक है जी, बात क्लियर है। चलो तो यहाँ से इसे क्या डालो, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 आ गई आपकी ये। इन दोनों इक्वेशंस को बराबर देखो। आप एक बार देखो, इसकी जो वैल्यू है m2 u2 डैश की वो इतनी आ रही है, m1 u1 डैश की भी इतनी आ रही है, तो दोनों सेम है। हाँ, लेकिन ये माइनस की आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रहा क्या, आपने नोट किया है तो देखो ज़रा, यहाँ माइनस है या प्लस है? मुझे लग रहा है यहाँ प्लस आएगा, है ना, क्योंकि देखो एक बार चलो मैं थोड़ा सा करके बता दूँ, शायद माइनस गलती से आया। देखो ऐसे, एक बार दोबारा बता देता हूँ। u1 डैश कितना है आपका, u1 माइनस vc, जल्दी से, है ना। तो m1 u1 का जो वैल्यू है आपको नहीं पता है, vc आपको पता है कितना था, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ, प्लस का आएगा, बिल्कुल सही। u1 कॉमन आ जाएगा, m1 u1, तो आप देखो m1 प्लस m2 मैंने डायरेक्ट किया था ना, वो शायद माइनस लिखा गया, और ये क्या आएगा माइनस के m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो m1 से m1 कटा तो m2 कैसा है, प्लस का। समझ गए, वहाँ शायद माइनस लिखा गया तो उसे ठीक कर देना, तो ये प्लस रहेगा। तो आप एक बार देख के बताओ, m1 u1 डैश निकाला आपने, m2 u2 डैश निकाला, तो दोनों में वैल्यू देखो बराबर आ रही है, लेकिन ये प्लस की है और ये कैसी है, माइनस की। तो यहाँ से इक्वेशन 5 और 6 से बराबर रख दो। ठीक है जी, तो बराबर रखेंगे, तो ये तो मैंने करके कर रखा है वही, है ना, बस वो माइनस लिखा गया था उसे आप प्लस कर लो, बाकी ये तो करा रखा है। चलो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, तो 5th और 6th से बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन, है ना, 5th एंड 6th, देखो 5th और 6th से देखो क्या आ जाएगा, बताना आप मुझे, दोनों में रिलेशन क्या आएगा। देखो इसका माइनस जो है ना, चाहो तो आप इधर लगा सकते हो, तो ये और ये बराबर हैं, तो ये और ये भी तो बराबर होंगे, बात समझ में आई। इसका माइनस चाहो तो इधर लगा सकते हो, तो ये और ये देखो दोनों बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो ये और ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये तो आप करते आए हैं, समीकरण 5 और 6 से बराबर रखो इन्हें। तो देखो m1 u1 डैश बराबर किसका है, माइनस ऑफ m2 u2 डैश। और माइनस पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन की बात है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए माइनस, मतलब डायरेक्शन की बात है इसलिए माइनस आया। और देखो सिमिलरली मैंने केवल किसके लिए करा, इसी मैंने m1 u1 डैश निकाला, m2 u2 डैश निकाला। यदि आप m1 v1 डैश और m2 v2 डैश निकालेंगे तो भी आपका यही आएगा, इसलिए सिमिलरली करके मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है। m1 v1 डैश किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ m2 v2 डैश। यदि आप सिमिलरली करेंगे तो, है ना, इसी प्रकार निकालेंगे m1 v1 डैश और m2 v2 डैश, तो दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। बात क्लियर है, इसी प्रकार आएंगे ना सिमिलरली। तो करके नहीं दिखाना क्योंकि डेरिवेशन बड़ा हो जाएगा फिर। और यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, आप न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है माइनस की बात ना करें, डायरेक्शन की बात ना करें। तो न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकली बात करें तो देखो m1 u1 डैश किसके बराबर है, m2 u2 डैश के, और m1 v1 डैश किसके बराबर है, m2 v2 डैश के। माइनस साइन छोड़ दें डायरेक्शन के कारण, इसे संयुक्त रूप से डालो इक्वेशन नंबर 7। ठीक है जी, चलो अब मुझे इनकी भी ज़रूरत नहीं है शायद, तो मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना अपने हिसाब से, करते चलो। तो अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, u1 डैश v1 डैश के बराबर लाना है। तो अभी हमने क्या निकाला है, मोमेंटम। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कर रहे हैं, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपने m1 u1 डैश निकाला, फिर m2 u2 डैश निकाला। ठीक है, और सिमिलरली आपने करा तो जो इसके लिए आया था u1 डैश और u2 डैश के लिए, वही आपका v1 डैश और v2 डैश के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ। तो इन फ्रेम एस डैश फ्रॉम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बोलो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो देखो एस डैश में लगा रहे हैं, हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर, बोलो हाफ m2 u2 डैश का स्क्वायर, है ना। 12 मत कर देना, इस तरीके से लिखना। बराबर बताओ क्या आएगा, हाफ आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी v1 डैश है, v1 डैश का स्क्वायर पहली बॉडी की और दूसरी की v2 डैश, v2 डैश का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब देखो हमें प्रूफ करना है u1 डैश v1 डैश के बराबर, तो u1 डैश v1 डैश के बराबर लाना है, तो u2 डैश और v2 डैश को रिमूव करना पड़ेगा या नहीं? तो आप u2 डैश को रिमूव करो, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 7 से। v2 डैश को रिमूव करो इक्वेशन नंबर 7 से, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इक्वेशन 5 की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर और u2 डैश को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले ये प्रूफ करना है u1 डैश बराबर v1 डैश। तो केवल u1 डैश छोड़ो, v1 डैश छोड़ो, बाकी इन दोनों को रिमूव करो। तो हाफ m2 u2 डैश की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, m1 u1 डैश अपॉन m2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? m1 u1 डैश अपॉन m2, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 7 से। इसका स्क्वायर है बराबर हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। यहाँ से निकाल लो v2 डैश, यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 v1 डैश और अपॉन में क्या आ जाएगा, m2, और इस सारे का क्या है, होल स्क्वायर। तो u2 डैश और v2 डैश की वैल्यू रखी है। अब इससे कैलकुलेट कर लो। एक काम करो, हाफ कॉमन लेके कट गया। कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी जरूर करें, ये आपकी नीड है बीएससी में। तो हाफ कॉमन लेके काट दो और देखो m1 u1 डैश का स्क्वायर ये बचा, और हाफ तो कट गया सारा कॉमन लेके, ठीक है। m2 ऐसा ही है, m1 का स्क्वायर हो जाएगा, u1 डैश का स्क्वायर हो जाएगा, सबका स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, और ये m2 डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस, यहाँ बताओ ऐसे तो रहेगा m2 m1 डैश का m1 का स्क्वायर v1 डैश का स्क्वायर और अपॉन में बताओ m2 स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ रही है भाई, सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो m2 की एक पावर कट जाएगी, यहाँ भी m2 की एक पावर कट जाएगी, क्लियर है ना। और u1 डैश आपको v1 डैश के बराबर लाना है, तो इसमें से देखो u1 डैश स्क्वायर कॉमन ले लो, u1 डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, शायद m1 भी कॉमन आएगा, है ना, m1 भी तो कॉमन आएगा। तो m1 आपको इधर का दिख रहा है, चलो अब दिख रहा है, हाँ जी ठीक है। तो m1 u1 डैश, एक तो m1 कॉमन ले लिया और u1 डैश का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ m2 तो कट गया था, केवल m1 बचा एक तो, क्योंकि m1 एक बाहर ले लिया, एक बचा, और u1 डैश का स्क्वायर तो बाहर ले लिया, और अपोन में क्या बचा m2, क्योंकि एक m2 कट चुका है और एक अपोन में बच जाएगा। बराबर में बताओ, यहाँ भी ऐसी कॉमन लो, m1 v1 डैश का स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचेगा ऊपर m1, और अपोन में क्या बचेगा एक m2, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं ये अपेक्षा आपसे करता हूँ केवल, है ना। कैसे कैसे कर रहे हैं समझ में आया ना। m1 v1 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 बचेगा, m2 एक नीचे कट जाएगा तो नीचे एक बचेगा, और ऊपर m1 का स्क्वायर था, एक m1 बाहर ले लिया तो एक अंदर बचेगा, v1 डैश स्क्वायर बाहर ले ही लिया है, देखो m1 से m1 कट जाएगा और इससे ये सारा कट रहा है, तो केवल कितना बचा, u1 डैश का स्क्वायर बराबर v1 डैश का स्क्वायर। इसका मतलब है स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, u1 डैश बराबर किसके हैं, v1 डैश के, ठीक है। प्रूफ हुआ नहीं हुआ, यही तो प्रूफ करना था, आधा तो प्रूफ हो गया। अब आधा आपको प्रूफ नहीं करना है, सिमिलरली करके लिख देंगे। इससे एक बात आपको सीखने को मिलती है कि यदि एक बार किसी कार्य में महारत हासिल हो जाए तो दूसरी बार आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ती जो आपने पहली बार में की है, बहुत आसान हो जाता है आगे का मार्ग। तो आपको जितना संघर्ष करना पड़ा इसे प्रूफ करने में, u1 डैश बराबर v1 डैश प्रूफ करने में, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके बाद देखो क्या लिख देना है,
इसके बाद लिख देना है सिमिलरली। भाई जैसे सारा करके ये आया है ना, वैसे ही सारा करके ये आ जाएगा, u2 डैश बराबर v2 डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब बाद में आप लिखो, है ना, हैंड्स प्रूव। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। यही बात उसने कही थी कि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में यानी एच डैश में जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स हैं, जो परिमाण हैं वेग के, वो परिवर्तित नहीं होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, अनअल्टर्ड यानी अनचेंज रहते हैं, बदलते नहीं हैं। यानी पहले u1 डैश था, बाद में v1 डैश है पहली बॉडी के लिए, तो दोनों सेम रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। दूसरी बॉडी के लिए पहले u2 डैश था और बाद में कोलिजन के बाद v2 डैश था, दोनों बराबर रहेंगे। केवल एक बॉडी के लिए करके दिखाओ, दूसरे के लिए सिमिलरली हो जाएगा। बात समझ आई? डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपकी यूनिट भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है ये वाली। अब एक काम करना, आप जो फेयर बाइंडर बना रहे हैं उसमें आप 3-4 पेज छोड़ देना, है ना, 3-4 पेज खड़े छोड़ देना। क्यों? क्योंकि बाद में अनसोल्ड के क्वेश्चंस हम कर लेंगे और साथ में कोई भूल चूक छूट गया हो क्वेश्चन तो वो बाद में देखा जाएगा, है ना। और अनसोल्ड के क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तब उसमें नोट कर लेना। और साथ में अभी जो न्यू सिलेबस है उसकी बुक में क्या पता एक आध कोई क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग मिल जाए, कोई नया क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन हम कर लेंगे। बाकी आपकी यूनिट क्या है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब आप तैयारी करिए अच्छे से टेस्ट की, टेस्ट लेंगे आपका ग्रुप में, ठीक है, जल्दी ही, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप वीडियो जब देखते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो साथ के साथ बिल्कुल तैयारी करते चला करो। आपके पास समय नहीं है और अब तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी 2 बार होने हैं साल में और इंटरनल वगैरह पता नहीं क्या क्या, तो बड़ी अब आपको मेहनत करनी है ना, साथ के साथ लेके चलना है बस चीज़ों को। पहले क्या था भाई, पूरे साल नहीं पढ़े, 2 महीने पहले पढ़ लिए, बढ़िया मार्क्स आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपकी परीक्षाएं होती रहेंगी, वर्ष भर मूल्यांकन होगा, अब वर्ष के अंतिम में नहीं होगा, ठीक है ना। और ये अच्छी बात भी है, ठीक है ना। तो आप मेहनत करते रहिए, मेहनत से तो भागना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत से भागेंगे तो फिर जीवन सामान्य व्यक्ति जैसा रह जाएगा या सामान्य से भी निम्न स्तर का हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और नोट्स बनाते रहिए उसी विधि से जिस प्रकार से मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।